दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें सबसे पहले हम बंगाल के गवर्नरों के बारे में जानेंगे। देखिए रॉबर्ट क्लाइव, दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव का जो शासनकाल रहा वो 1757 से 1760 और दोबारा 1765 से 1767 तक रहा। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि यानी 1765 के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया था और इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी थी। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा शिताब राय को नियुक्त किया था। अन्य गवर्नरों में बरेलास्ट 1767 से 1769, कर्टियर 1769 से 1772 और वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल 1772 से 1774 ईस्वी रहा। आइए देखते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरलों के बारे में। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसको हिंदी में नियामक अधिनियम कहा जाता है, उसके अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस तरह से भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 हुआ। वारेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर और कंपनी का गवर्नर जनरल बना। देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स शासनकाल 1774 से 1785। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता किया। 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थीं और नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था और जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई और आप जान लीजिए दोस्तों, सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल के 2 सदस्य राय रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नायब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। दीवानी मुकदमों में जाति कानून यानी हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। दोस्तों 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने और कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पद से हटा दिया। हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया और 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटुलाज के नाम से हुआ और 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। विलियम विल्किंस ने 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था।
हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया और इसी के समय 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की और सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो ये दोस्तों पहला संस्कृत विद्यालय और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुई थी। 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई थी। इसने मुगल साम्राट को मिलने वाले 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी और इसी के समय 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा किया गया। और दोस्तों हेस्टिंग्स के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हों। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1785 से 1782 और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 वारेन हेस्टिंग्स के समय में लड़े गए। पहला आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि जो 1782 में हुआ और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध मंगलौर की संधि 1784 के द्वारा समाप्त हुआ था। दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ये वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही पारित हुआ और वारेन हेस्टिंग्स के समय काल में ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व परिषद की स्थापना हुई। हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की और इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा बल्लभ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क के द्वारा उस पर महाभियोग चलाया गया, परंतु 1795 में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। 1786 में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सारिस्तादार की नियुक्ति की गई जिसका कार्य सभी कानूनगों को कागज़ की देखभाल करना था और इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति यानी रिंग फेंस पॉलिसी वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। अगला गवर्नर जनरल सर जॉन मैकफर्सन था। 1785-86 इसका कार्यकाल और ये अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका शासनकाल 1786 से 1793 और 1805 ईस्वी रहा। कॉर्नवालिस के समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए और इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त करके 4 भ्रमण करने वाली अदालतें जिसमें 3 बंगाल के लिए 1 बिहार के लिए नियुक्त की। कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड या कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण कराया जो शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत पर आधारित था। 1793 में एक विनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। दोस्तों पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित किया गया और कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया और ये कॉर्नवालिस के शासनकाल में महत्वपूर्ण था। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की गई जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% यानी 10/11 भाग कंपनी को और 1/11 यानी 10% भाग अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। इसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई और इसमें जमींदार भू राजस्व की दर जो है तय करने के लिए स्वतंत्र थे। भू राजस्व वसूलने के 2 अन्य व्यवस्थाएं रैयतवाड़ी और महलवाड़ी थी। आइए इनके बारे में जान लेते हैं।
तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा जाता था। रैयत का अर्थ किसान होता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 महल जिले में पहली बार कर्नल रीड के द्वारा लागू की गई। 1820 ईस्वी में ये व्यवस्था, याद करिए, मद्रास में भी लागू की गई और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में ये व्यवस्था बम्बई में लागू की गई और 1858 तक ये व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई। दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में देखिए, सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। भूमि का स्वामित्व तो किसानों को दिया गया, जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे और गिरवी रख सकते थे। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई और राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 यानी 50% भाग देना था, जो धन के रूप में देना होता था। रैयतवाड़ी के अलावा एक महालवाड़ी व्यवस्था थी। महल से तात्पर्य जागीर अथवा गांव से है। इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया या लंबरदार को राजस्व वसूली का आधार बनाया। 1822 में ये प्रथा या ये व्यवस्था प्रारंभ की गई। ये व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग और तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की गई। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों और पंजियों का प्रयोग किया गया और इस व्यवस्था का जन्मदाता हाल्ट मैकेंजी को माना जाता है। 1833 में मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में ये अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग था। बाद में इसे घटाकर उत्पादन का 1/2 यानी 50% कर दिया गया। दोस्तों, भू राजस्व संग्रह करने की अन्य विधियां देखिए। आप देखिए, जमींदारी में 19% भाग पर ये था और इसमें जमींदार पक्ष था। योजनाकार लॉर्ड कॉर्नवालिस और जानसोर था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश भारत का 51% हिस्सा आता था। इसमें किसान जो है मुख्य पक्ष था, किसान और सरकार के बीच। ये टॉमस मुनरो और रीड के द्वारा लाया गया। महालवाड़ी प्रथा में ब्रिटिश भारत का 30% भाग शामिल था। इसमें सरकार और मुखिया तथा लंबरदार के मध्य जो है पक्ष थे और हाल्ट मैकेंजी इसका योजनाकार था। दोस्तों, कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा यानी सिविल सेवा का भी जन्मदाता माना जाता है। इसके बाद सर जॉन सोर का कार्यकाल आता है 1793 से 1798। इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसी के कार्यकाल के दौरान 1795 में बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने को बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित किया गया। अगला गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805। इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्यों में हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध 1801 में, पेशवा ने दिसंबर 1802 में, बरार और भोसले दिसंबर 1803 में, सिंधिया 1804 और अन्य सहायक संधि करने वाले राज्यों में जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी और भरतपुर थे। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। और दोस्तों, टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मारा गया था और ये वेलेस्ली का शासनकाल था। वेलेस्ली के शासनकाल के दौरान 1804 में नियम 3 के अंतर्गत शिशुवध को बाकी हत्या की तरह मानते हुए दंड का प्रावधान किया गया और इसी ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था और लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला गवर्नर जनरल
सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807। 1806 में वेल्लोर में हुए सिपाही विद्रोह जॉर्ज बार्लो के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है। इसके बाद लॉर्ड मिंटो का शासनकाल आता है 1807 से 1813। इसके काल में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई, जिसकी मध्यस्थता चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा की गई और इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ। लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ था। अगला गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये 1813 से 1823। इसके समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 हुआ, जिसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 में अंग्रेज और गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समयकाल में पिंडारियों का दमन किया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मोहम्मद, चीतू और करीम खां थे और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया और इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए और इसी के समय में बंगाल का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम 1822 में पारित किया गया। इसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट का शासनकाल आता है 1823 से 1828। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 लड़ा गया। 1826 में बर्मा और अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि हुई और 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण शासन आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक का 1828 से 1835। 1803 में ये मद्रास का गवर्नर था और इसी के समय 1806 में माथे पर जाति चिन्ह न लगाने के तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह किया था। 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो इस तरह भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, लेकिन भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। दोस्तों, राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित किया। हालांकि अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। दोस्तों, बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया। ठग देवी काली की पूजा करते थे। 1835 में बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। बेंटिक ने 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग और मध्य कचेर को हड़प लिया। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का था, जिसे 700 रुपये प्रतिमाह तनख्वाह मिलती थी। इसके समय कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ये निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा और बेंटिक ने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया। चार्ल्स मेटकाफ अगला गवर्नर जनरल 1835 से 1836। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, जो 1839 से 1842 के मध्य हुआ। 1839 में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई और इसके समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा के लिए विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद से प्राप्त की। लॉर्ड एलनबरो दोस्तों, ये 1842 से 1844 इसका शासनकाल रहा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ इसके समय में और सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है, वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलनबरो के समय में 1843 के एक्ट पंचम के द्वारा 5th एक्ट के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। और याद रखिएगा,
रविवार की छुट्टी 1843 में शुरू हुई थी लॉर्ड एलेनबरो के समय में। लॉर्ड हार्डिंग, इसका शासनकाल 1844 से 1848 है। इसके काल की महत्वपूर्ण घटना प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46, इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे और लॉर्ड हार्डिंग ने दोस्तों नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अगला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी रहा और इसका शासनकाल 1848 से 1856 था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 और पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 29 मार्च 1849। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेजा गया, ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। दोस्तों, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए थे। पहला रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 को अनिर्णित रहा। दूसरा चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को अनिर्णित रहा। तीसरा युद्ध गुजरात में चिनाव नदी के किनारे जो है ये गुजरात नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 को हुआ, जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए थे। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और 1852 में लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था और डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 में उस पर अधिकार कर लिया। 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था और दोस्तों, डलहौजी के शासनकाल में उसके व्यपगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्यों में सबसे पहले सतारा 1848 में, बुंदेलखंड का जैतपुर और संभलपुर उड़ीसा का 1849 में, बाघाट हिमाचल प्रदेश का जो एक रियासत थी 1850 में, उदयपुर मध्य प्रदेश का 1852 में, झांसी को 1853 और नागपुर को 1854 में जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था और 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक सआदत खां था। दोस्तों, 1856 में डलहौजी ने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज और लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाणे के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के समय काल में 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना की। इसने 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसके समय में 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई और डलहौजी के काल में शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। और आप जान लीजिए, सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। 1922 में इलाहाबाद यानी भारत में और लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल आता है 1856 से 1862। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह था। इस विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। तो याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था।
दोस्तों कैनिंग के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया और कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। दोस्तों कैनिंग के समय में ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट स्वतंत्र रूप से लागू किया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नियम 15 द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को ईश्वरचंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ। 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया, उसके अनुसार ये निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 1857 में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक यानी ऑडिटर जनरल का पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहलाया। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया और मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 में कानून बना दिया गया। 1859 में अपराध विज्ञान संहिता लागू की गई। व्यापकगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त किया गया और 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ और पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। लॉर्ड कैनिंग के बाद लॉर्ड एल्गिन का शासनकाल 1862 से 1863, इसने बहावी आंदोलन का दमन किया और 1863 में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई। एल्गिन के बाद लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 1869 इसका कार्यकाल रहा और 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। इसी के समय उड़ीसा में सन 1866 में और बुंदेलखंड और राजपुताना में 1868-69 में भीषण अकाल पड़ा। इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया और 1865 में इसके द्वारा भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। लॉर्ड लॉरेंस के बाद लॉर्ड मेयो का समयकाल है 1869 से 1872। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना मेयो के शासनकाल में हुई और भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही प्रारंभ हुआ। एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 में पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। मेयो के बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक का शासन आता है 1872 से 1876। इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत करके मद्रास भेज दिया और लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने ये घोषणा की, मेरा उद्देश्य करों को हटाना और अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। पंजाब का कूका आंदोलन नॉर्थब्रुक के समय में हुआ और इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। अगला जो गवर्नर जनरल है, वायसराय है दोस्तों, वो लॉर्ड लिटन है। 1876 से 1880 इसका कार्यकाल रहा। ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार था। साहित्य आकाश में इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। इसने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की। 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया और कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। मार्च 1878 में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, पारित करके भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाए, विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए। और इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। और आप जान लीजिए, पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। लिटन के समय में ही 1878 को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ और इसके तहत शस्त्र रखने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया।
लिटन ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी और 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई। 1859 में आयु सीमा घटाकर 22 वर्ष और 1866 में इसको घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया। दोस्तों, लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की थी। लिटन के बाद लॉर्ड रिपन का शासनकाल आता है 1880 से 1884। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सबसे पहले समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया। इसने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दी जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थीं। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत रिपन के शासनकाल में हुई। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया गया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए और रिपन के समय में ही भारत में सन 1881 में सबसे पहले नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर अब तक ये प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूताने को नहीं जोड़ा गया था। दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई, लेकिन इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व तो नहीं हुआ था। लगभग 20% भारत का भाग इसमें छूट गया था। रिपन के द्वारा ही 1881 में प्रथम कारखाना एक्ट यानी फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। इसमें 7 वर्ष की कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित किया गया और यह एक्ट चाय, कॉफ़ी और नील की खेती पर लागू नहीं था। रिपन के समय शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट बिल विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। अगला वायसराय लॉर्ड डफरिन है 1884 से 1888। इसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 1888 ईस्वी हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसी के समय में बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ और डफरिन के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में A.O. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 था। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा यानी डुरंग रेखा का निर्धारण लैंसडाउन के समय काल में हुआ और 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया और इसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी की व्यवस्था की गई। अगला वायसराय लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899। इसका महत्वपूर्ण कथन है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन है 1895 से 1898 के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा था। अगला जो है वायसराय लॉर्ड कर्जन है 1899 से 1905। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। कर्जन ने 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेल आयोग, 1902 में सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग और थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। तो याद रखिएगा, मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग, रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग, एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग और थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई।
1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इसने सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया और सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर विशेष ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। कर्जन के समय में 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई। इसने कृषि बैंक भी खुलवाए। 1901 में कर्जन के समय में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की गई और इसके समय 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था खोली गई। कर्जन के समय में ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के समय किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया और इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 1905 में बंगाल का विभाजन था। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी। 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया। बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत, दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया और पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्लूमफील्ड फुलर को, पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्यों के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया, जिसमें भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया। इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया। अगला वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इसका जो शासनकाल है 1905 से 1910। इसके समय में आगा खां और सलीमुल्लाह खान द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ और मिंटो द्वितीय के शासनकाल में 1907 में आंग्ल और रूसी प्रतिनिधिमंडलों के बीच बैठक हुई। समाचार पत्र अधिनियम यानी प्रेस एक्ट 1908 लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय काल में पारित हुआ और बाल गंगाधर तिलक की राजद्रोह के आरोप में 22 जुलाई 1908 को गिरफ्तारी और 6 वर्ष की सजा मिंटो द्वितीय के शासनकाल में हुई। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड मिंटो के समय में ही 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया। अगला है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1910 से 1916 इसका कार्यकाल रहा। इसके समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई। इसी के समय 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। अगला वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और चेम्सफोर्ड के शासनकाल में 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है और लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने की संस्तुति मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा की गई और चेम्सफोर्ड के समय काल में ही 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। चेम्सफोर्ड के शासनकाल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग यानी अमृतसर हत्याकांड हुआ। खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ।
तृतीय अफगान युद्ध चेम्सफोर्ड के समय में ही, और अक्टूबर 1920 में मानवेंद्र नाथ राय यानी एम.एन. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद समूह का गठन लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में किया। अगला वायसराय भारत का लॉर्ड रीडिंग, समयकाल 1921 से 1926। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ और रीडिंग के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया और देखिए 4 फरवरी 1922, यहाँ पर 4 फरवरी 1922 यानी 4 फरवरी 1922 को घटी चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। उसके बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। भारत में 1922 से इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत रीडिंग के शासनकाल में हुई और 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना शुरू किया। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1923 के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत और बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला और 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। अगला वायसराय लॉर्ड इरविन रहा, जिसका शासनकाल 1926 से 1923 रहा। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हाल में 1929 में बम फेंका गया। लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की और भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। और भूख हड़ताल का कारण भारतीय और अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव था। 1929 में ये लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता या पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार किया गया। 25 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिया। 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। दोस्तों, वायसराय भवन जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति भवन है, इसमें रहने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड इरविन थे। इस भवन के निर्माण में 17 वर्ष लगे थे। 1931 में इसका उद्घाटन हुआ और इस भवन का वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। अगला जो वायसराय है लॉर्ड वेलिंगटन और इसका कार्यकाल 1931 से 1936। दोस्तों, आप जान लीजिए कि वेलिंगटन के समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया। दूसरे सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने प्रारंभ किया था। 16 अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास शुरू किया। अंत में एक समझौता, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है, किया गया, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों की सीटों का आरक्षण किया गया, साधारण वर्गों में ही। और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कांग्रेस ने इसमें भी भाग नहीं लिया। बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 इसी के समय पास किया गया और लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। अगला जो वायसराय है लॉर्ड लिनलिथगो, शासनकाल 1936 से 1943। इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, ओडिशा और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत तथा असम में अपनी सरकारें बनाई। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था।
1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, न कोई भाई न कोई पाई, और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई और मार्च 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई और इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। खलीकुज्जमा ने उसका समर्थन किया। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा लाया गया। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। अगला जो वायसराय है लॉर्ड वेवेल, इसका कार्यकाल 1944 से 1947 तक था और आप जान लीजिए वायसराय वेवेल ने 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यद्यपि वे शिमला में उपस्थित थे। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा ये शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग का यह अड़ियल रुख 14 जुलाई तक बना रहा। अतः वेवेल 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन की विफलता की घोषणा की। 1945 में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्रवाई के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। दिसंबर 1945 में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा और अन्य प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत मिले। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। मुस्लिम लीग को बंगाल और सिंध में बहुमत मिला। पंजाब में कांग्रेस, अकालियों और यूनियनिस्ट पार्टियों की साझा सरकार बनी। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। इस मिशन के सदस्यों में स्टीफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर थे। 20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी के थे, इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की कि जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप देंगे। अगला और जो लास्ट गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, मार्च 1947 से जून 1948 तक रहे। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई। इसमें भारत विभाजन शामिल था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली और विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए थे। तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन तथ्यों को तैयार कर लीजिएगा ताकि परीक्षाओं में जब ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप उनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।